वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो लेक्चर होगा आप लोगों का, ये होगा 12 नवंबर का। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में तो आप लोगों से पूछी जाती हैं। खासकर अगर आप लोग नॉर्मली जो नहीं कभी डिबेट डिस्कशन किसी के साथ में करते हैं या फिर किसी के साथ में आप कुछ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों को काफी फायदा पहुंचाने वाली है। तो काफी कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक टकटकी लगाकर देखेगा तो आप लोगों को सुनकर वीडियो को मजा आ जाएगा। और इसी के साथ में जहां जहां पर आप लोगों को लगे यार ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो यार आप लोगों से गुजारिश है पेन और कॉपी लेकर बैठना, ठीक है। फिर मत बोलना कि नहीं बोला था कि पेटी बांध लेना, तो अपनी पेटी बांध के रखना पहले ही, ठीक है। क्योंकि जब हमारी फ्लाइट जो है वो ओवरटेक करेगी तो फिर जो है बीच में कोई ब्रेक नहीं लगेगा। मतलब ब्रेक नहीं लगेगा मतलब क्या इसका मतलब ये है कि अगर यहां से चलेगी श्रीनगर से तो सीधी जो है वह शारजहां जाकर रुकेगी। श्रीनगर और शारजहां का फंडा क्या है, तो काफी प्यारी न्यूज है। जब बताऊंगा तो आप लोगों को सुन के भी मजा आएगा, क्योंकि जब पढ़ रहा था तो मुझे काफी अच्छा लगा पढ़कर, तो आप लोगों का पढ़ाने में मजा लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि लेक्चर जो है बड़ा प्यारा रहने वाला है। तो क्या करना है, टकटकी लगाकर देखना है बिल्कुल, ताकि बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिले। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कोटेशन के बारे में। तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि देखिए कई बार ना आप लोगों के लिए जब कोटेशन में बोलता हूं तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये कोटेशन बिल्कुल मेरे से कोरिलेट कर गई। देखिए ये बेसिकली जो कोटेशन होती है ना, ये रियल लाइफ से रिलेटेड होती है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों से कोरिलेट कर रही है तो उसको इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों से कोरिलेट कर रही है और आप लोगों को लगता है रियलिटी में कि इससे कुछ सीखा है, तो तुरंत उसी दिन उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। आप लोग जो इंप्लीमेंटेशन में डिले करते हैं ना कि आज सुन लिया है चलो कल देखेंगे परसों फिर देखेंगे, ठीक है, वो वाली चीज खतरनाक होती है। तो उसी दिन उसको इंप्लीमेंट कर दो, फिर देखो कितना मजा आएगा, ठीक है। तो बोला गया है कि यहां पर लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। कितनी शानदार बात बोली गई है, इनके लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान की लाइफ में सारे रिसोर्सेज, सारी चीजें हर टाइम अवेलेबल नहीं होती हैं। हो सकता है कि आप लोग को जो आप लोगों के परिवार वाले जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती हो। आप लोगों को टेबल, चेयर, कई बार लैंप वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मिल पाती हैं। तो उनके बारे में सोचिए। तो हमेशा अपने परिवार जो खासकर मम्मी पापा है उनको कभी भी किसी भी इन चीजों के लिए फोर्स मत कीजिए। देख किताबें तो रिक्वायरमेंट है, उनके बिना काम नहीं चलेगा, पर इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज उनके ऊपर मत थोपिए, उनको फोर्स मत कीजिए कि वो एक तरीके से उस काम को करने पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोग अगर अपने ऊपर खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि कोई नहीं ये वाला स्कूल में मुझे नहीं पढ़ा रहे हो, यहाँ पर सुना है काफी अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेंगे, पर हाँ गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो वहां पर अपना 100% दे दो जाकर। वहां पर जब प्राइवेट में टीचर्स 100% देते हैं तो गवर्नमेंट में आप लोग 100% दे दो। पर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में कई सारे बच्चे बोलते हैं कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। देखो यार टीचर ना हर जगह एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करना होता है। उसी स्कूल में से टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, से टॉपर निकल के जाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर हैं मान सकते हैं कि थोड़ा सा ढीले रहते हैं, पर लेकिन इतना भी नहीं कि आप लोग प्राइवेट के कंपेयर में काफी डाउन कर दो। अगर दिल्ली के अंदर आप लोग जाओगे तो बिल्कुल दुरुस्त है, कहां से कहां एजुकेशन सिस्टम को उठा के ले जाओ ले गए। हो सकता है किसी गांव वाले दूर दराज वाले इलाके में कई बार हल्की फुल्की से ऐसी चीजें रह जाती हैं, ठीक है। पर लेकिन सब टीचर्स को आप लोग उसके साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, सबका अपना अपना तरीका होता है काम को करने का। पर लेकिन आप लोगों को भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होती है। तो चीजों को जितने अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट कर सकते हो जरूर इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। तो पहले एक बार नजर डाल लेते हैं। पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे आज का लेक्चर, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक एक कर। जब यहाँ पर ड्रग पॉलिसी के बारे में बात आती है तुरंत मुझे शाहरुख खान और उनका बेटा याद आ जाता है। इतना ज्यादा इशू बन गया था ना जिसकी कुछ हद नहीं है। बात की जा रही है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी। तो ये इंडेक्स जो है ये रिलीज किया गया रिसेंटली अभी, और इससे रिलेटेड न्यूज भी है यहाँ पर। ये समझेंगे तो एक कंसोर्टियम क्या होता है, एक तरीका संघ या फिर ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं। तो उसके द्वारा ये बेसिकली इंडेक्स रिलीज किया गया। तो आप लोगों से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई साहब इस इंडेक्स का नाम बता दो। और अब तो ये वैसे भी शाहरुख खान ने काफी ज्यादा फेमस कर दिया है। शाहरुख खान ने क्या करा है, बेचारा शाहरुख खान तो एक मेहनती इंसान है, उसके बेटे ने फेमस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, तो मतलब कहने का यही, कई बार जो नहीं कहते कि माँ बाप ने जितनी मेहनत करी है तो बेटे ने उतना ही गुड़ गोबर कर दिया। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली ये बात है, ठीक है। तो खतरनाक चीजें होती हैं यार, क्या बोले बस।
माँ बाप कभी नहीं चाहते बच्चे को ऐसी हरकतें करें, पर फिर भी अगर बात करें इंडिया की जो रैंक है, इसमें टोटल 30 कंट्री को काउंट किया गया, 30 देशों को। तो हमारी जो बेसिकली पोजीशन है, हम कहां पर बैठे हैं पॉलिथी मारकर, ये आप लोगों को बताना है। इसमें टॉप पर कौन बैठा है, तो देखिए सेकंड तो मैं बता दूंगा सेकंड टॉपर कौन है, ठीक है। अब फर्स्ट टॉपर कौन, मतलब फर्स्ट पोजीशन किसकी थी वो आप लोगों को बताना है। और सेकंड टॉपर पर है न्यूजीलैंड, फिर है पोर्चुगल, फिर है यूके, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो 5 ये है, ठीक है। अगर बात करें इंडिया की पोजीशन आप लोगों को बतानी है, ओके। अभी मैं आप लोगों से अगर बात करूं तो यहां पर इंडिया के द्वारा डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट की गई श्रीनगर से लेकर कहां तक, जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, देखा था ना आप लोगों ने मैप में, बताइए क्या था वो। तो यहां पर किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो गो फर्स्ट के द्वारा स्टार्ट की गई है। गो फर्स्ट क्या है, यहां पर ये एक एयरलाइंस है जिसका पहले जो नाम था इसको गो एयर के नाम से जानते थे। अब गो एयर हटकर इन्होंने फर्स्ट रख दिया, इनको एयर पसंद नहीं आया, ठीक है, क्योंकि एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेड हो गई, इनको लगा फर्स्ट अच्छा है, ठीक है। तो इसके चलते इन्होंने एयर हटा दिया आगे से, मतलब जो भी रीजन होगा। जैसे फेसबुक अपने को मेटा कर रहा है, ठीक है, तो मेटा कर लो, बेटा कर लो, डेटा को प्रोटेक्ट कर लो बस, ठीक है। डेटा चोरी मत करो, बेटा बेटा करते रहो, चाहे आप लोग, हरकतें रहती है डेटा चोरी होने की सारी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर कोई भी हमारे देश में कुछ अच्छा काम होता है तो अच्छी चीजें होती हैं, तो दो ऐसे देश हैं जिनको मिर्च लगती है। अब उन दोनों देशों के नाम बता दो आप लोग कौन कौन से हैं। तो यहां पर जो फ्लाइट जा रही है ये पर्टिकुलर एक देश में, तो यहां पर एक देश को मिर्च लगी और उसने डिनाई कर दिया अपना एयर स्पेस। अब ने हमारी कंट्री के ऊपर से फ्लाइट नहीं जाएगी। अब जैसे उसने हरकतें करी तो इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी होगी, क्योंकि शिकागो नाम का एक कन्वेंशन है, इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। डायरेक्ट बैकग्राउंड से क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग बोलोगे क्वेश्चन कहां से बन गया, तो भाई साहब यहां से बन गया। थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छुड़ेगा। शिकागो कन्वेंशन जो है ये कब का है, ये आप लोग को बताना है, इसके बारे में जानेंगे। शिकागो कन्वेंशन जो है इसके अंदर 9 फ्रीडम आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि 9 पॉइंट पर बातें की गई है। 9 में से जो स्टार्टिंग के 5 है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए गए हैं ICAO के द्वारा। अब ये ICAO क्या है, ये OAA जो भी है आप लोग बताइए, बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर जब डिस्कस करेंगे, ओके। आगे बात करते हैं। इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया यहां पर कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी पे पहुंचेगा। बहुत प्यारा आर्टिकल है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आप लोगों को। बोला गया कि 2070 तक, ठीक है, 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी पे पहुंचेंगे। और 5 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोले गए हैं कि ये 5 पॉइंट है। तो रिड्यूसिंग की बात की जा रही है एमिशन की 50%। तो ये 50% एमिशन रिडक्शन की बात कब तक की जा रही है, ये आप लोग को बताना है। हमारी कंट्री का जो पर कैपिटा एमिशन है वो काफी कम है, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग देखोगे। ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से 5% ऑफ टोटल हम लोग देखते हैं यहाँ पर बेसिकली हमारी जो पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से। पर लेकिन दुनिया की पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत पॉपुलेशन, यानी कि हमारा देश जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखने वाला देश है। और जिस रफ्तार से चल रहे हैं तो जल्दी ही चाइना को पीछे छोड़ेंगे, यानी कि इकोनॉमी में छोड़े या ना छोड़े, इसमें हम लोग जरूर छोड़ेंगे। चलिए जो भी है, जो है नहीं कि एक तरीके से सही है, हष्टपुष्ट रहनी चाहिए जनता। तो इसी के चलते जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा फिर मेहनत करने वाले लोग भी होंगे। बस थोड़ा सा गाइडेंस सही मिल जाए, वरना जिंदगी जो है बचपन में ज्यादा बर्बाद ज्यादा कर लेते हैं लोग, आज के दिन में ऐसी चीजों में लगे रहते हैं। तो उससे थोड़ा हटें तो सही प्रोडक्टिव तरीके से चलें। तो सोचो कि जितने यंग माइंड होंगे सारे एस्पायरिंग माइंड और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो देश को कहां कंधों पर उठा के ले जाएंगे, उन्हें मिल्खा सिंह की तरह भागते भागते देश को उठाकर ले गए। अगर बात करें, आगे बात की जा रही है काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के बारे में। तो इसके द्वारा अगर बात करें तो नेट जीरो जो हमने बोला है ना, टारगेट रख दिया है, तो टारगेट रख दिया नेट जीरो करने का। तो बोला जा रहा है नेट जीरो का टारगेट तो रख दिया है 2070 तक का, पर क्या पता है कितनी मेहनत लगेगी इसके लिए, तो कितनी रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग को करनी पड़ेगी इसके लिए, तो यह आप लोग को बताना है, ठीक है। अभी हमारा क्या टारगेट है आप लोगों ने देखा ना कि 500 गीगावाट का हम लोगों ने कर दिया 2030 तक का, ठीक है। तो यहां पर ये 500 गीगावाट नहीं है, उसमें आप लोगों को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लगभग इतना है। तो समझेंगे इसके बारे में डिटेल में, काफी प्यारा आर्टिकल है और कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को जानने को मिलेगी जिनको आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि काफी अच्छा कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, ओके। आइए तो सबसे पहले मजा लेते हैं इसी आर्टिकल का, क्या क्या हरकतें चल रही हैं हमारे पड़ोस में, जाने तो सही। हुआ क्या है अभी हमारी कंट्री में, देखिए हम लोग प्रोडक्टिव आदमी अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो हम लोगों ने सोचा है कि यार एक तरीके से श्रीनगर से ना हम लोग यूएई को कनेक्ट कर देते हैं। यूएई में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोलते हैं शारजहां, और यूएई क्या है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या है, ये इसको आप लोग गल्फ ऑफ ओमन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ओमन नाम की एक देश है यहाँ पर, और इसको बोलते हैं यहाँ पर पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, इसी के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा ये है यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो लगभग 4 घंटे 45 मिनट लगेंगे अगर आप लोग श्रीनगर से यहाँ जाना चाहते हैं। पर लेकिन हमको जो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, ये डिसीजन हमारे पड़ोसी देश को पसंद नहीं आया। पड़ोसी देश बोला ऐसे कैसे हमारे ऊपर से जाओगे, ऐसा हम होने ही नहीं देंगे, नीचे से मिसाइल फेंक देंगे अगर हमारे देश के ऊपर से जाओगे। तो इंडिया बोला भाई साहब ऐसा मत करना, क्यों बेचारे निहत्थे लोगों की जान लेने पर तुले हुए, हम अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। तो इंडिया को परमिशन नहीं दी तो इंडिया ने अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो ये फर्स्ट
जो रिसेंटली अभी फ्लाइट हमारे देश से लॉन्च की गई थी यहाँ पर, तो इंडिया हैज लॉन्च द डायरेक्ट फ्लाइट, ये श्रीनगर टू शारजाह। तो ये याद रखिएगा किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो गो फर्स्ट, जिसको गो एयर भी आप लोग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि पाकिस्तान के ऊपर से जानी थी, पर पाकिस्तान ने मना कर दिया, नहीं जाने देंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए, रास्ते में लेट जाएंगे, हमारे ऊपर से उड़ा देना, पर हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो हमको लॉन्गर रूट लेकर जाना पड़ा, थोड़ा आधा पौना घंटा और ज्यादा लग गया, पर हम पहुंच गए। पर लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो हरकतें ये की गई है, ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ एयर का वायलेशन हो गया। ये इनके इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बेइज्जती करवा बैठे। वो नहीं कहते करा ली ना बेइज्जती बेइज्जती करवा ली बिना बात के। तो पाकिस्तान बेसिकली बेइज्जती कराने में कई बार खुश रहता है। पाकिस्तान के लोग भी ये सोचते हैं कैसी गवर्नमेंट यार, हमारी बेइज्जती करवाते रहते हैं। ठीक है, तो शिकागो कन्वेंशन जो है यहाँ पर, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। शिकागो कन्वेंशन के बारे में आप लोगों से बातें करूंगा काफी डिटेल में। पहले आप लोग ये समझिए क्या क्या बातें हैं। अभी यहाँ पर अगर बात करें, तो बात करें यहाँ पर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पाकिस्तान पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है कि कई बार हम लोग को डिनाई कर चुका है एक्सेस एयर स्पेस की। जबकि इंटरनेशनल एयर कन्वेंशन के हिसाब से बात करें यहाँ पर, तो इंटरनेशनल सिविल जो एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग चाहें तो पाकिस्तान की और बेइज्जती कर सकते हैं। यहां पर जाकर के देखो पाकिस्तान ने क्या हरकतें की है, तो चाहे तो पाकिस्तान की और किरकिरी होगी, पर हम लोग ये छोड़ देते हैं कि यार अपना ही बच्चा है, अपना ही भाई है, मतलब अपना ही पार्ट था ना, पहले भाई अलग अलग हो गए। ठीक है, 3 भाई थे, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक साथ रहते थे, अलग अलग हो गए। ओके, तो अभी क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, तो जो मुद्दे हैं उनको समझते हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ एयर का मीन बेसिकली ये होता है कि आप लोग एयरलाइंस अगर पर्टिकुलर कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जा रही है और आप लोग कंट्री में लैंड कर रही है, फिर लैंड नहीं कर रही है, तो आप लोग उसको बेसिकली एयर स्पेस तो यूज करने दो ना। अब यहाँ पर लैंड करना और ना करना, उसके ऊपर भी मुद्दे हैं, उसके मैं अभी बात करूंगा आप लोगों से। पर लेकिन बेसिक मुद्दा यह कि फ्रीडम ऑफ एयर रूल है, जिसके अंदर यहाँ पर निकल कर आया कहां से, यह है शिकागो कन्वेंशन। तो शिकागो कन्वेंशन कब हुआ था, ये 1944 में हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रख लीजिए। बेसिकली ईयर, कई बार क्या आते हैं, कई सारे कन्वेंशन के नाम आप लोगों को दे देते हैं, खासकर स्टेट पीसेस के अंदर, वो बोल देते हैं, आप लोगों का मजा लेने लगता है, बताइए कौन सा पहले है। आप लोग बोलोगे यार पढ़े तो सारे थे, भाई साहब भूल गया जरा जरा सा बस। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा। तो यहां पर अगर जो सिग्नेटरी है, यानी कि जिसने साइन किया है इस कन्वेंशन को, तो वो इंसान मतलब वो कंट्री अगर हरकतें ऐसी करती है कि वो इसको इंप्लीमेंट नहीं करता है, तो फिर यहां पर बेसिकली सही चीज नहीं है। यानी कि एक तरीके सेट रूल किया गया, आप लोग पार्ट भी है परिवार का, तो उस परिवार के रूल फॉलो करो ना आप। तो ये बातें हैं। तो 9 कन्वेंशन है, 5 जो है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने माने, 3 उसको भी पसंद नहीं आए। और उन 5 में से भी आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी ज्यादा आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, पहला जो है यहां पर ये बोलता है कि अगर कल को कोई फ्लाइट जो है, जैसे अभी आप लोगों को समझाओ। ठीक है, पहले में क्या बातें की गई है, पहले में ये बातें की गई, जैसे श्रीनगर से ये फ्लाइट शारजाह गई। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर से जाने वाली थी। अब ये तो है नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर से जाने वाली थी, हम लोग वहां पर ऊपर से टॉयलेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत होगी नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, आसान से यहां पर उतर कर जा रहे हैं, तो यहां पर भाई साहब हम लोग जाकर यहां पर उतर जाएंगे। एयर आप लोगों की ऐसा नहीं कोई दिक्कत हो जाएगी, पर आप लोगों ने मना कर दिया, तो इस कन्वेंशन का उल्लंघन हो गया। ये आप लोगों ने सही नहीं किया। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है कि अगर नॉन टैरिफ पर्पज के लिए अगर आप लोग लैंड भी कर जाते हैं, तो वो भी परमिशन ग्रांट की जा सकती है। अब ये नॉन टैरिफ पर्पज क्या होता है, तो पहले इसको समझिए आप लोग। पाकिस्तान से ये फ्लाइट जा रही है शारजाह, पर लेकिन हमारी जो फ्लाइट है, हम लोगों को लग रहा था कि यार तेल ना थोड़ा कम डालते हैं, क्योंकि यहां से जाने में 5 लीटर तेल लगेगा। ठीक है, पर लगने लगा 5.5, तो आधे लीटर की जरूरत पड़ेगी। तो हमको लगा यार पड़ोसी देश है पाकिस्तान, हमारा प्यारा मित्र भी है, उतर जाते हैं थोड़ी देर के लिए यहां पर, तो यहां से अपना आधा लीटर और एक्स्ट्रा तेल ले लेंगे। चलो आधा नहीं 1 लीटर ही ले लेंगे, तो 1 लीटर तेल डालेंगे तो 6 लीटर हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। बाकी तो हम लोग शारजाह में जाकर अपना रिश्तेदारी बढ़ा लेंगे। तो हुआ क्या, तो यहां पर भी ये कन्वेंशन ये बोलता है कि हाँ आप लोग उतर सकते हैं अपनी फ्लाइट को लेकर, पर लेकिन कंडीशन क्या है कि ऐसा नहीं कि आप लोगों ने पैसेंजर उतार दिए और फिर यहां से पैसेंजर भर भी लिए। वो नहीं कहते, आप लोगों ने ऑटो वाला देखा होगा, कहीं पे खड़ा करके लोगों को भर लेता है और फिर वहीं पर उतार देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। पुलिस वाले डंडे लेकर भागते रहते हैं पीछे, कि भागेगा नहीं यहाँ से। वो उस एरिया का नहीं होता है, पर फिर भी कहता है जल्दी जल्दी बैठ लो। ठीक है, कई बार तो अपनी गोद में बैठाने की, अपनी गोद में नहीं बैठा, मतलब उसकी गोद में बैठने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरी सीट पर बैठ जाओ। ठीक है, हालांकि उनकी भी बेचारों की प्रॉब्लम होती है यार, देखो रोजी रोटी है सबकी, क्या ही करें बस उसमें। ठीक है, कंडीशन है तो है, अब बस वही है कि बस समझाने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज मत लेना। ठीक है, तो अभी यहां पर 2 केस मैंने आप लोगों को बता दिए। तो ये 2 केस काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोग का एयर स्पेस यूज कर रहे थे, उसमें और कुछ नहीं कर रहे थे, आप लोगों ने नहीं अलाउ करने दिया, तो ये गलत बात है। दूसरा, नॉन टैरिफ फ्लाइट के लिए एक तरीके से अलाउ भी कहता है कि आपकी लैंड यूज कर सकते हैं टेरिटरी, वो तो हम कर ही नहीं रहे, उसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। तो ये 2 मुद्दे काफी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर अलाउ नहीं किया, कोई मतलब ही नहीं था इसको तो अलाउ कर देना था। तो देखिए इससे नुकसान क्या हुआ, अब आप लोग खुद समझिए।
ये काफी ह्यूज पोल्यूशन होता है जब एयर फ्लाइट आप लोग लेकर जाते हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ऊपर से हम लोग पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर ये फ्लाइट हम लोगों ने कहीं दूसरी जगह से ली, ठीक है, इधर से चले गए या फिर हम लोग दूसरी जगह से चले गए निकल कर, या फिर उधर से और घूम कर आ गए, तो इससे क्या हुआ, और ज्यादा फ्यूल लगा यहाँ पर, ठीक है, और ज्यादा खर्चा हुआ एक तरीके से, इसकी वजह से और ज्यादा पोल्यूशन हुआ, तो एक तरीके से इन्वायरमेंट को भी लॉस हुआ। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं पड़ा, पर अपनी इमेज खराब कर बैठे ना बिना बात की बात के लिए, तो वो बातें हैं बेसिकली, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन के हिसाब से, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम याद रखिएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी जो कि 1944 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो 1944 में इसको स्टैब्लिश किया गया, पर लेकिन जो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं यहां पर, इसको एस्टेब्लिश करने के बाद में जब यहां पर जो कन्वेंशन था कहां से ये निकाल कर लाया गया, तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ये साइन किया गया था 7 दिसंबर 1944 में, ठीक है, जिसको शिकागो में साइन किया गया। अब शिकागो कहां पर है, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, यानी कि यूएसए के अंदर में। तो यहां पर साइन किया गया और इसी के कोर प्रिंसिपल के बेस पर यहां पर, ठीक है, ये आगे चलकर यहां पर क्रिएट किया गया ICAO, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो है वो शिकागो कन्वेंशन से निकल कर आया। पर लेकिन शिकागो में इनको जगह पसंद नहीं आई, तो इसलिए बोलने लगे कि भाई साहब बनाया तो है हम लोग तुम्हारे यहाँ पर लेकिन हेडक्वार्टर नहीं बनाएंगे यार तुम्हारे यहाँ पर, हेडक्वार्टर हम लोग कनाडा में जाकर बनाएंगे, वहां बढ़िया इलाका है, ठीक है। तो ये कनाडा पहुंच गए। 193 मेंबर है और इंडिया जो है वो इसका मेंबर है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगा। तो क्या क्या बातें हैं, मुद्दा क्या था, जाना कहां था, पहुंच कहां गए और किस तरीके से, क्या क्या मुद्दे हैं, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट ये हो गए। कब इसको क्रिएट किया गया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो गई, ठीक है। तो पूरा डिटेल में हो गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ में हमारा बवाल क्या चल रहा है, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर आने वाली है, ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक जो पीडीएफ है मैंने प्रोवाइड करा दी थी टेलीग्राम पे, आप लोगों को याद होगा। ये अगर टेलीग्राम पर आप लोग जाएंगे 1,45,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग नहीं है तो आप भी पार्ट बन जाइए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनके आंसर भी यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। एक बच्चा बोला है सर टेलीग्राम पर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है यार, टेलीग्राम पर नहीं है तो किसने कहा कि टेलीग्राम पर जाना है, ठीक है। अगर पीडीएफ नहीं चाहिए आप लोगों को तो वो एक अलग बात है, आंसर के लिए बोल रहा था वो बच्चा। तो आंसर में आप लोगों को ना जो भी वीडियो रह करेगी उसके नीचे पिन कर दिया करूंगा, टेंशन काहे लेनी है, टेंशन नहीं लिया करते बिल्कुल भी, ठीक है। टेंशन को पेंशन दे दो, उसी वीडियो के नीचे आप लोगों को सारे आंसर मिल जाया करेंगे जो मैं आंसर पूछा करूंगा, या तो किसी बच्चे का आंसर पिन कर दिया करूंगा, अगर किसी ने आंसर में कोई गड़बड़ की है तो फिर मैं आंसर पोस्ट कर दिया करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एंजॉय करना, ओके। तो टेंशन नहीं लेने का भैया, एक सेकंड आप लोगों को बता ही देता हूं, ये रही, ठीक है। पद्म अवार्ड 2021 की लिस्ट मैंने शेयर की थी आप लोगों से, और इसी के साथ में बेसिकली पद्म अवार्ड तो आप लोगों को ज्यादा याद नहीं करने, पर हाँ पद्म विभूषण आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और पद्म विभूषण पे भी 2 बार के आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2020 के और 2021 के, तो ये भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, तो कंफ्यूजियाना बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं इस पद्म अवार्ड के बारे में। तो इनको बेसिकली पद्म अवार्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। पहला विभूषण होता है, दूसरा भूषण होता है और तीसरा श्री होता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इनसे सबसे ऊपर होता है, अगर सिविलियन कैटेगरी में आप लोग बात करते हैं तो होता है भारत रत्न। पर लेकिन पद्म अवार्ड की कैटेगरी में बात करें तो 3 होते हैं और हाईएस्ट होता है पद्म विभूषण। तो जो पद्म विभूषण अभी दिए गए हैं वो थोड़े से और इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। तो जो 7 दिए गए हैं यहाँ पर, ये आप लोग याद रखिएगा, और 7 2020 के, इनको थोड़ा सा एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। जैसे एसपी बाला सुब्रमण्यम हो गया, और यहां पर शिंजो एबे हो गए जो कि फॉर्मर ये प्राइम मिनिस्टर है जापान के, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो सुदर्शन साहू हो गए, यहां पर बीएम हेगड़े हो गए, ठीक है। तो इनके कुछ के नाम है जो आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, और खासकर लेटेस्ट वाले ज्यादा याद रखिएगा। वैसे ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे सुषमा स्वराज जी को दिया गया है और यहाँ पर अरुण जेटली जी को दिया गया है, तो ये रिसेंटली काफी इंपॉर्टेंट थे न्यूज में। और यहाँ पर आप लोग देखिए मैरी कॉम जी हो गई, ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस जिनकी, ये पॉलिटिशियन जिनकी डेथ हुई ना, कई को पोस्टुमसली यहाँ पर दिया गया। पोस्टुमसली क्या होता है, उनकी डेथ के बाद में, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग देख लेना, इनको रटना नहीं है, थोड़ा सा 1-2 बार नजर में को निकाल लेना, और ऐसी स्लाइड ना अपने आप में फोन में रख लिया करते हैं क्लिक कर, ठीक है। ताकि जहां भी मौका मिले, मान लीजिए आप लोग कहीं निकले घर पे, घर वालों ने बोला चलो जाओ, वो नहीं दूध का पैकेट लेके आओ, ठीक है, या दूध से दूध लेकर आओ, तो खोला मोबाइल 1 मिनट देख ले, यहाँ पर 1 मिनट में हो गया रिवीजन आप लोग का। ऐसे किया करते हैं जिंदगी को आसान, ठीक है। तो जिंदगी को आसान करने के तरीके ये देखिए, 4 तरीके जिंदगी को आसान करने के, ठीक है। ऐसे नहीं बता रहा हूँ, बेसिकली आसान करने का तरीका कि टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा प्रेजेंट किए गए पद्म अवार्ड तो 119 लोगों को प्रोवाइड कराए गए। अगर सारे के सारे नाम याद रखने बैठोगे पगला जाओगे, तो पगलाना नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2020 और 21 के दोनों प्रोवाइड कराए गए, ठीक है।
लिस्ट जो है 7 पद्म विभूषण देखने को मिले, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री यहां पर निकल कर आए। पद्म जो अवार्ड है यहां पर ये रिपब्लिक जो डे होता है एनुअली, ठीक है, तो यहां पर अनाउंस किए जाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है, और इंस्टीट्यूट किया गया था इसको 1954 में, यानी कि 1954 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। और ये यहां पर अगर बात करें सस्पेंड किया गया है 1978, 1979 और इसी के साथ में 1993 से 1997। तो आप लोगों से क्वेश्चन में स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाता है कि क्या इनको कभी सस्पेंड किया गया है। अभी देखे भी होंगे आप लोगों ने क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़ा करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं फिर, ठीक है। फिर कहते हो कहां से आ गए, तो भाई साहब यहां से आ गए, पढ़ाई तो थे पर लेकिन रिवीजन नहीं किए। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देखने, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर देखने को मिलेगा सिविल कैटेगरी में, ठीक है, आर्मी के अलग है। अगर बात करें हायर कैटेगरी में तो पद्म अवार्ड जो है वो यहां पर कंफर्म किया जाता है कोई भी पर्सन जो कि एटलीस्ट 5 ईयर एक टाइम ड्यूरेशन में उसके द्वारा कोई यहां पर एक तरीके से उसको कि एक तरीके से एक अच्छा कोई काम किया हो, ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर अब तक कोई अवार्ड नहीं मिला। और 5 ईयर में अगर बात करें सिंस जो कंफर्म किया गया यहां पर अर्लियर पद्म अवार्ड, तो फिर उसके कंपेयर में काउंट करेंगे कब पहली बार कंफर्म किया गया था। ऑब्जेक्टिव इसका ये रहता है कि किसी के जो अचीवमेंट है सोसाइटी को लेकर, क्या क्या उसने किया है पब्लिक सर्विस को लेकर, तो उसको बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो यहां पर 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो यहां पर एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश कुछ काम कर दिया, ठीक है, ये हो गया पद्म विभूषण सबसे हाईएस्ट वाला। फिर यहां पर डिस्टिंग्विश सर्विस प्रोवाइड करा दी, या फिर यहां पर डिस्टिंग्विश सर्विस और हायर ऑर्डर की, ठीक है। फिर कोई डिस्टिंग्विश सर्विस यानी कि एक तरीके से कोई हाई लेवल का काम कर देना, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, तो ये पैरामीटर रखे गए। तो कहने का मतलब ये कि खुद डिसाइड की जाती है, एक कमेटी बनती है जो कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं, ठीक है। तो कमेटी बोल देगी हाँ इनके नाम है, इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर प्रेसिडेंट जो है उसको अवार्ड देते हैं। तो सॉरी यार, तो यहां पर जो पद्म अवार्ड है वो कमेटी जो है प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में रहती है और अवार्ड जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब कौन कौन से डिसिप्लिन में या कौन कौन से फील्ड में आप लोगों को मिल सकते हैं, क्या आप लोग पद्म अवार्ड के दायरे में आ सकते हैं, क्या आप लोगों को पद्म अवार्ड मिल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। अगर आप लोग आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, सोशल वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं, अब ये टीचर को दिया गया जो कि 100 ईयर के टीचर थे। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या लगी उनके बारे में जब पढ़ रहा था, 7 साल तक बेसिकली 7वीं तक पढ़े हुए हैं वे, पर फिर भी वो सबको तब से लेके अब तक का एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, कि जितना भी उनको आता है वो पढ़ाते हैं बेसिकली बच्चों को, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं है कि बहुत ही पढ़ा लिखा जरूरी होना है आप लोगों को कि तभी आप लोग बच्चों को पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो यार ये एजुकेशन एक ऐसी चीज है, आप लोग अगर लगता है कि फ्री में नहीं दे सकते तो इतना अफोर्डेबल कर दो कि आप लोग का खर्चा भी निकलता रहे और सामने वाले को वो जो चीज है वो अच्छे लेवल की मिल जाए। क्वालिटी देनी है, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया कि सस्ती दे रहे हैं तो खराब दे दी। सामने वाले का एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए, सामने वाले की लाइफ में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करानी है। तो पद्म भूषण जो है यहाँ पर, पद्मश्री जो है यहाँ पर अगर बात करें तो हाईएस्ट है पद्म विभूषण के बाद में। तो इसमें बात की जाए तो आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर के लिए, ठीक है, साइंस के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग के लिए, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन के फील्ड में अगर काम करते हैं तो भी, स्पोर्ट के फील्ड में तो आप लोग आराम से मिल ही जाते हैं। एक कुछ नहीं करना है, एक भारत के लिए गोल्ड लेकर आओ और पद्म भूषण, पद्मश्री का पद्म भूषण और विभूषण लेकर जाओ। तो ये अच्छा है, देश के लिए कुछ ऐसा काम करो ना कि देश का सीना चौड़ा हो जाए एक तरीके से कि हाँ ये है इंसान, ठीक है। और सिविल सर्विसेज के लिए भी आप लोगों को मिलता है। तो अगर आप लोग सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर कर जाते हो और ऐसी चीजें इंप्लीमेंट कर देते हो अपने डिस्ट्रिक्ट में कि चकाचौंध रह जाए गवर्नमेंट भी और लोग भी, तो फिर देखो आप लोगों के हिस्से में भी एक अवार्ड आ जाएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा भारत रत्न के बारे में बात करते हैं। भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कंट्री के अंदर में, जो रिकॉग्नाइज करते हैं यहाँ पर एक्सेप्शनल, एक तरीके से मतलब माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस रह गई इंसान की, तो उस फील्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये ह्यूमन जो एंडोवर के लिए बेसिकली यहाँ पर देता है एनी फील्ड, तो यहाँ पर जो एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करें तो डिफरेंट एक तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। रिकमेंड जो किया जाता है भारत रत्न का वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट को ये रिकमेंडेशन रहता है। नो फॉर्मल कोई रिकमेंडेशन ऐसा नहीं रहता है कोई फॉर्मल है, ठीक है, फॉर द भारत रत्न, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई इस तरीके से फॉर्मल नहीं रहता है, जैसे यहाँ पर प्रॉपर कमेटी बनाकर काम किया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यार कौन कौन से ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ भारत रत्न जो रिस्ट्रिक्टेड है वो 3 है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, उसमें 5 बोला गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट कंफर्म करती है भारत रत्न जो है वो यहाँ पर अब तक 45 को टोटल अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो यार ये कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर टाइम टू टाइम क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को होता रहता है। अब आप लोगों को ये बताना है सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला है और सबसे लास्ट में रिसेंटली अभी किन किन को भारत रत्न मिला है, लेटेस्ट जो मिला है, ठीक है। तो लेटेस्ट बताइएगा। अब अगर बात करूं, मैंने आप लोगों को बता दिया ये बेसिकली 7 यहाँ पर पद्म विभूषण ये लास्ट ईयर के और 7 अब की बार के। पद्म अगर भूषण आप लोग देखोगे तो ये मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए। बाकी
लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा दी आप लोगों को, अगर लिस्ट आप लोग देखना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों को लगता है आप लोग क्या करना है बेसिकली, ये लिस्ट मैंने क्यों प्रोवाइड कराई, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे पद्म विभूषण भी अगर आप लोगों ने देखिए, कोई केरला का है, कोई आसाम का, कोई कर्नाटक, कोई मध्य प्रदेश, कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, कोई गुजरात, कोई उत्तर प्रदेश, कोई महाराष्ट्र, कोई हरियाणा, अलग अलग राज्य से लोग निकल कर आ रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि आप लोगों के राज्य से कौन है, जो आप लोगों के राज्य से लोग हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस था बेसिकली एक लिस्ट को प्रोवाइड कराने का। तो जो 100 जो यहाँ 100 110 120 के करीब जो आदमी हैं, इनमें आप लोगों के राज्य से कौन आता है, ठीक है। तो 8-10 आदमी जो होंगे कम से कम उनके नाम आप लोग देख लेना, और खासकर जिनको पोस्टुमसली मिला है, इनके मरणों उपरांत मिला है, उनको थोड़ा सा और ध्यान दे लेना, या फिर कोई कंट्रोवर्सी में आगे कोई न्यूज में था तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बन जाएंगे। तो ये था बेसिक पर्पज इस लिस्ट को प्रोवाइड कराने का, ठीक है। तो समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी किसी तरीके से, ओके। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है ये नहीं, मेरे दिल के बड़ी करीबी न्यूज है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो दिल के करीबी क्या है, क्योंकि यार एक ऐसे इन्वायरमेंट को हम लोग ठीक करने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से हम लोग इस धरती पर जिंदा है, यानी कि पृथ्वी पर ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसा माहौल है, ऐसा वातावरण है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा है, और हम लोग उसी को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस माँ के गर्भ से हम लोग जन्म लेते हैं, उसी माँ, उसी बेटी, उसी औरत को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ गई। तो ये ऐसी चीज हो गई बिल्कुल, ठीक है। चलिए जो भी है हरकतें हैं तो क्या करें, अब सुधारनी तो पड़ेगी। हमारा टारगेट ये है कि 2070 तक का हम लोग को अपने देश को जो एक तरीके से क्या करना है, कार्बन न्यूट्रल बनाना है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी हुआ क्या, कहां से आई ये बातें निकलकर, ऐसा क्यों हम लोग बोल रहे हैं कार्बन न्यूट्रल बना लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो इसके पीछे बड़ी ही सोची समझी साजिश है। कई सारे अमीर देश जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के पीछे लगे और आखिरी में इनको पकड़ ही लिया उन्होंने, ठीक है। मतलब ये लगे हुए थे काफी दिनों से, मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ करवाएंगे हमसे। वो नहीं कहते, वो नहीं, मिल्खा सिंह जा रहा था हवाई जहाज में, वो तो ठुकवाएगा, वो तो ठोके गया। तो वही काम आप लोगों को देखने को मिला, ठुकवा दी इन्होंने हमारी गड्डी भी 2070 में जाकर के, आप लोगों को 2070 तक का इसको अचीव करने हैं। तो हमारी गड्डी ठुक गई 2070 में। तो 2070 में हम लोग यहाँ पर बेसिकली एमिशन को कंप्लीट करेंगे, नेट जीरो एमिशन हम लोग टारगेट रख दिए गए। और यहाँ पर 5 पॉइंट भी दिए गए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। मोदी जी भी जो है एक तरीके से गुजराती हैं, और गुजराती लोग बिजनेसमैन होते हैं, तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोल के आए हैं कि आप लोग ना बोल तो रहे हो कि हम लोग को 2070 तक कंप्लीट कर लो, कि भाई साहब बिना पैसे के होगा नहीं, ठीक है। तो पैसे भिजवाते रहना टाइम टू टाइम। तो उसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से, आप लोग सुनकर भी काफी अच्छा लगेगा कि हाँ किस तरीके से डील साइन की गई। तो इट्स ए काइंड ऑफ डील कि हम लोग ये एमिशन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, इतना करेंगे हम लोग अचीव, पर लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी, उसके लिए रिवेन्यू, उसके लिए फाइनेंस आप लोग को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब उसके बारे में बात करूंगा फिर, ठीक है। सारा माहौल बना कहां पर, ये तो बकायदा माहौल बनाया गया, बकायदा माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया था ये जब से डोनाल्ड ट्रंप गया ना, जब से जो बाइडन आया, तो जो बाइडन ने माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया था कि देख यार मोदी, मैं ना अभी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में फिर से एंट्री करने वाला हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो रायता फैलाया था वो समेट लूंगा मैं, ठीक है। पर तुमको भी एक बात याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है कि यार तुमको भी साथ देना पड़ेगा। देखो मोदी जी बोले यार चलो देखते हैं कितना हम लोग कर सकते हैं, पर प्रेशर मत डालना यार, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम बोलो 2050 में कर दो, 2060 में कर दो, अब हमको आराम से करने दो काम, ठीक है। वैसे भी हमारे लोग सीधे साधे, वो अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं, प्रेशर मत डालने दो उनके ऊपर। तो बाइडन बोला ठीक है चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर इनके द्वारा डिसाइड किया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में, तो बोले चलो यार जैसा तुम बोल रहे हो ऐसा कर लेते हैं। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो एनडीसी है उसके बारे में बात की गई, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लोग बोले कि सर हम ना 2 आदमी को पढ़ाएंगे, एक बोले सर हम 3 को पढ़ाएंगे, एक बोले सर हम 4 को पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को बेसिकली गुरु दक्षिणा देनी है। और गुरु दक्षिणा में क्या करना है, हर एक बच्चे को आप लोगों को कोई भी एक किताब देनी है ताकि वो बच्चा पढ़ सके आगे, ठीक है। तो एक कह रहा है सर मैं एक नहीं मैं तो 2 दे दूंगा, मैं बोलूंगा यार जैसी कैपेसिटी ऐसा बोलो, तीसरा कह रहा है मैं 3 दे दूंगा, चौथा कह रहा है मैं तो सर पूरा सिलेबस ही दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर लो, जो भी आप लोगों को लगता है। तो ये ऐसी चीजें यहाँ पर रहेगी, ओके। तो ये चीजें हो गई यहाँ पर। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से अगर बात करें तो ये मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया कि अपने अपने हिसाब से डिसाइड करो और फिर बता दो कि आप लोगों ने काम किया है नहीं किया। थोड़ी अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, नहीं बोल बोल के चले गए काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें इंडिया के द्वारा सबमिट नहीं किया गया अपडेटेड जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अपना प्लान, कहने लगे यार वैसे ही तुम इतना प्रेशर डाल लो, क्या क्या सबमिट करें, तुम्हारे पास में भी थोड़ा छूट दो हमको, ठीक है। तो नेट जीरो जो है वो टोटल एमिशन जो है वो अभी देखते हैं किस तरीके से हम लोग चीजों को आगे लेकर चलेंगे कि किस तरीके से हम लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो फिजिकल रिमूवल अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का थ्रू जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो नेट जीरो जो है श्याम दाम दंड भेद लगा के 2070 तक हम लोग को यहाँ पर बेसिकली अचीव करना है, ठीक है। कि जो यहाँ पर कई सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि मत करना, अभी
डील साइन मत करना इस तरीके की, हाँ अचीव करना है तब तक का, इससे दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। कई सारे तो ये बोले कि मोदी जी आप तो निकल लोगे, फिर हम कैसे करेंगे सारी चीजें अचीव, तो आप हमारे ऊपर क्यों बटन डाल के जा रहे हो। पर लेकिन सही है यार, जब तक टारगेट डिसाइड नहीं करोगे तो अचीव कैसे करोगे, तो वही बातें होगी। तो पहले तो 5 पॉइंट समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट, यहां से पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इस न्यूज में से आप लोगों के लिए क्वेश्चन जरूर बनेंगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है। और खासकर ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया का पहले टारगेट था 450 गीगावाट का, 450 गीगावाट कब तक था, 2030 तक का। अब कुछ अच्छा करना था तो बोला कि बेसिकली बाइडन की मोदी साहब करो कुछ, तो मोदी साहब ने बोला यार इसमें 50 और ऐड कर दो तुम, ठीक है 50 ग्राम और ऐड कर दो यार तो 500 ग्राम हो गया पूरा, यानी कि 500 गीगावाट हो गया। अब यहाँ पर आधी किलो का वाट रख दिया पूरा उठाकर, ठीक है। तो 500 गीगावाट यानी कि 500 ग्राम के हिसाब से याद रख लेना 500 गीगावाट, ठीक है। तो यहाँ पर 2030 तक का हो गया। इंडिया जो है वो 50% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी हो गया, हवा वाली एनर्जी हो गया, सूरज वाली एनर्जी, उससे 2030 तक का टारगेट रखवा दिया है, ठीक है। चलो भाई साहब इसको भी देखेंगे। इंडिया जो है रिड्यूस करेगा टोटल प्रोजेक्टिव जो कार्बन एमिशन है 1 बिलियन टन, जो आज से लेकर 2030 तक का 1 बिलियन टन जो है वो कार्बन एमिशन को कम करेगा बेसिकली इन्वायरमेंट से, ठीक है। 2030 तक का रिड्यूस करेंगे कार्बन इंटेंसिटी, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर 45% फ्रॉम द जो प्रीवियस जो टारगेट है 35% से, यानी कि ये भी बढ़वा दिया हमारा थोड़ा सा कि थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लो, ठीक है। और 2070 तक का अचीव करेंगे टारगेट नेट जीरो। अब यहां पर मुद्दे की बात करता हूं मैं। पहले तो यहां पर याद रखिएगा चाइना का टारगेट 2060 तक का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का टारगेट कब तक है, ये 2050 तक है, और इंडिया का टारगेट 2070 तक है। यूएसए के द्वारा तो अभी डोमेस्टिक लेवल पर यानी कि अपनी लोकल लेवल पर ये 555, ठीक है, उन्हें निर्मा साबन आता था 555, तो 555 निर्मा साबन से धुलाई भी करेगा रिन्यूएबल एनर्जी में, यानी कि ये आने वाले टाइम में अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारी चीजें भी लाने वाले हैं। तो ये सारे मुद्दे भी देखने को मिलेंगे। तो इंडिया ये कह रहा है कि यार थोड़ी सी छींटे हमारे ऊपर भी डाल देना यार, इतना सारा पैसा तुम्हारे पास में, तो हमारा भला हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये से बोला ठीक है टेंशन मत लो, ठीक है, चाइना से तो आगे निकाल कर छोड़ेंगे, अब देखो कितना निकाल पाते हैं। तो नेट जीरो करना है, तो नेट जीरो का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब करना है जितना आप लोग एमिट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग को एमिट नहीं करना है। तो वही बात होगी कि पेड़ जितने कटने हैं उतने ही लगाने हैं, तो ये है बेसिकली, ठीक है। जितना आज कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, फैट चढ़ गया, तो एक्सरसाइज ज्यादा कर दो, ठीक है, वही बात होगी। तो अभी क्या क्या मुद्दे हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि 70 कंट्री करीब ऐसे जिन्होंने प्रोमिस कर दिया है, तो यानी कि 70 लोगों को फंसा लिया इन्होंने अपने जाल में कि करो तुम भी प्रोमिस है। तो यहाँ पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का ध्यान रखते हुए कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तभी हम लोग इसको कर पाएंगे प्री इंडस्ट्रियल टाइम जब से इंडस्ट्री बनना स्टार्ट हुई थी तब से लेकर तभी हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। अगर बात करें तो टारगेट के बारे में, तो इंडिया फाइनली हम लोगों के द्वारा डिसाइड कर ही लिया गया कि हाँ हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं। सारा जो बेसिकली काम स्टार्ट हुआ था ये होता पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, वहां पर भी सबके द्वारा टारगेट रखे गए थे, ठीक है। हमारे द्वारा भी बोला गया था कि डोमेस्टिक जो है रिड्यूस कर देंगे 33 to 35% 2030 तक का, 2005 के जो लेवल है, यानी कि 2005 में जो हम लोग बेसिकली एमिट कर रहे थे उस लेवल क्या हो गया उस लेवल पर अचीव करेंगे। बेसिकली 2005 के लेवल पर हम लोग लेकर आएंगे, यानी कि 30 से 35% तक हम लोग कम करेंगे 2030 तक का, तो ये इनके द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखेगा। इसी के साथ में बात करें क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में, ये है इंपोर्टेंट मुद्दा। मोदी जी ने बोला मुझे फंसा रहे हो, मुझे दिख रहा है तुम ना मुझे ट्रूथ एंड डेयर वाला काम खेल रहे हो मेरे साथ में, और 2070 तक का टारगेट डिसाइड कर दिया, पर यूके में छुट दूं, अब क्या करूंगा फिर मैं करूंगा भाई साहब आप लोगों से पैसे की मांग, ठीक है। तो मुझे चाहिए 1 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इनको इंप्लीमेंट करें, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास में होनी चाहिए, जैसे बड़े बड़े स्मोक टावर लगा दो हमारे देश में अलग अलग जगह जिसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर लोगों की लाइफ भी मैं चेंज करूंगा, मोदी जी ने बोला, तो आप लोगों को ना सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। हमारे लोग ना बड़े ही बेचारे सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, तो आप लोग पैसा देते रहो, फिर तमाशा देखो हम लोग क्या क्या चेंज करते हैं ना। हमने सब जगह मेट्रो बैठा दी, तुम पैसे भेजो पहले, ठीक है, तो गड्डी आती रहे उधर से। तो इंडिया जो है वो लोवेस्ट पर कैपिटा एमिशन है, 5% है अगर बात करें, जबकि 17% हमारी पॉपुलेशन है। तो यार हम तो आज भी वैसे भी हम लोग गांव में अगर जाओगे उन्हें हाथ से हिलाने वाले पंखे हैं, वे बीजने जिनको बोलते हैं लोकल भाषा में, वो यूज करते हैं हम लोग। आप तुम बोल रहे हो कि एसी वेसी तो यार देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आज के में कूलर पंखे में सोती है आज के में हमारी जनता। तो आप लोग बताओ अब यहाँ पर पैसा नहीं आएगा तो एसी कैसे लगेंगी। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा बोला गया है, बड़ी बढ़िया बात, उसके द्वारा बोला गया है कि ग्रीन हाउस एमिशन जो है यहाँ पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसके इंडिया का ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो 3.3 बिलियन टन, ठीक है, 2018 में था। अब अगर बात करें 2030 तक का हमारा 4 बिलियन टन हो जाएगा।
तो अभी टारगेट हमारा कितना है, ये है 2030 तक का 450, पर लेकिन अभी क्या कर दिया, 50 और ऐड कर दिए तो 500 हो गया। पहले टारगेट कितना है 2022 तक का, तो 175 गीगावाट है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को अचीव जो करना है वो कितना है। क्योंकि पहले देखिए, बिल्कुल मैं ऐसे बोलता हूं आप लोगों को कि आप लोग पहले अपना लेवल चेक करो कि हाँ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी की, पहले पुराने क्वेश्चन पेपर देखो उठा के, ठीक है, फिर सिलेबस देखो अपना उठा के, फिर देखो कि आप लोगों को सिलेबस कितना समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में लग रहा है कि हाँ ठीक है चीजें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, कितने गहराई में जाना पड़ेगा, तो उससे आप लोगों को अपना लेवल पता चलेगा। जब लेवल पता चले तो फिर छलांग मार दो, तैरो फिर आराम से कि हाँ पानी का लेवल इतना है, इसमें तो तैर ही लेंगे हम लोग, ठीक है, वो बातें हैं। तो पहले पता तो चले लेवल कहां पर कितना है, तो पता चल गया यहाँ पर कि हाँ भाई साहब इतना है, तो फिर डिसाइड कर लिया कि 500 यहाँ, 50 यहाँ बढ़ा दो, 50 वहां बढ़ा दो, तो इंक्रीज कर दिया यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर नेचुरल जो एनर्जी भी हम लोग यूज करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल के बारे में बात की जा रही है, और इसी के चलते कई सारी चीजें और बोला गया कि हम लोग कोयले को आगे यूज नहीं करेंगे। यानी कि हमने बोल दिया कि 2022 के बाद में ना कोई नया प्लांट नहीं लगाने वाला है, जो चल रहा है उसी में एंजॉय करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी के साथ में बोला गया कि 40% इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से, यानी कि 2030 तक का टारगेट ये भी रख दिया हम लोगों ने। अब ये वाली स्लाइड थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहां से हम लोग को लेवल समझ में आएगा। अब स्टेप नीडेड टू अचीव द नेट जीरो, यानी कि देख लिया सिलेबस, देख लिया पुराने क्वेश्चन पेपर, अब कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना है वो वाली बातें हैं। बोला ये जा रहा है कि अगर आप लोग नेट जीरो चाहते हो तो आप लोगों को 5600 गीगावाट अचीव करना पड़ेगा 2070 तक का रिन्यूएबल एनर्जी का। यानी कि जो 50 बढ़ा दिए है ना, ये 50 से काम ना चलेगा भैया, आप लोगों को ना 5000 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो 500 है उसमें ना एक जीरो और लगा देना 10 की, तो आप लोगों का तब जाकर टारगेट होगा, उसमें भी 600 ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि टोटल मिलाकर अभी आप लोगों को 5100 का कन्यादान और करना है यहाँ पर, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग नेट जीरो अचीव कर लो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है यहाँ पर काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये बात बोलेगी। इसी के साथ में अगर बात करें तो सेक्टोरल एनर्जी ट्रांजिशन ऑन क्लाइमेट जो स्टडी है, उनके द्वारा ये बातें बताई गई कि नेट जीरो का टारगेट ऐसे अचीव कर सकते हैं, यानी कि हमको रास्ता दिखा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात, ओके। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो बोला ये जा रहा है कि यूज किया जाए अगर यहाँ पर कोयला, ठीक है, जो कोयला जो यूज आप लोग कर रहे हो उसका जो यूज है 99% घटाना पड़ेगा 2060 तक का, तब जाकर आप लोग 2070 में नेट जीरो एमिशन पर आ पाओगे। यानी कि ओनली 1% जो है आप लोगों को कोयले को यूज करना है, तब जाकर चीजें सुधरेंगी। भाई साहब ऐसे काम ना चलेगा। आगे बात करें तो कंज्यूम जो क्रूड ऑयल आप लोग करते हैं अक्रॉस द सेक्टर, जहां पर भी आप लोग यूज करते हैं, वो पीक पर लेकर आओ 2050 तक का, और फिर उसको घटाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, और फिर इसको घटाते घटाते आप लोग लेकर आओ और नीचे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है क्रूड ऑयल वगैरह जो है ये अक्रॉस द सेक्टर जो है नीडेड टू पी पीक था, ठीक है, फिर फॉल करो इसको आराम आराम से, ठीक है, 90% तक फिर कम कर दो 50 से लेकर 70 तक का, और ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करना स्टार्ट कर दो। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है बेसिकली, अगर बात करें H2 होता है पानी, ठीक है, जल, गंगा जल, ठीक है। तो इसमें से अगर बात करेंगे ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, तो ये इसमें से पानी में से हाइड्रोजन निकाल लो, और जब पानी में से हाइड्रोजन निकाल के आप लोग चलाओगे जुगाड़ को, तो भाग के दौड़ेगा, हाइड्रोजन के बम बन गए। ये तो बेसिकली गाड़ी है तो भागेंगे स्पीड से, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यूज कर लो। तो ये ऐसी ऐसी बातें इनके द्वारा बताई जा रही है कि भाई साहब ये करोगे तो ही चीजें सुधरेंगी, वरना ना हो पाएगा, ठीक है। ये बातें इनके द्वारा बोली गई हैं। चलिए जो भी है, तो कैसा लगा आर्टिकल, पर्सनली बहुत प्यारा लगा था यार, इसीलिए मैंने मजे ले लेकर पढ़ा दिया, ठीक है। किसी को मेरी कोई भी बात जो है वो दिल को चुभी हो तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोल देता हूँ पहले ही, ठीक है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे बोल दिया, अरे पढ़ लो यार, एंजॉय करो जिंदगी के, कहाँ इतने परेशान रहते हो। आगे चलते हैं। यहां पर अगर बात करें नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये उसी के एक्सटेंडेड वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोगों ने कर दिया अपने काम करने स्टार्ट, मोदी जी है, मतलब टारगेट तो आप लोगों ने रखवा लिया ना कि हाँ ये वाला टारगेट हो गया। अब मोदी जी ने आते आते काम जोड़ दिया है, जैसे कि अब यहाँ पर इटली को पकड़ लिया, ठीक है। तो इटली को पकड़ लिया, बोला कि देख यार इटली, तुझे पता है मेरा टारगेट अब तक का क्या है, 2030 तक का 450 गीगावाट है। तो इटली बोला कोई नहीं यार, मैं लंगोटिया यार हूं, मैं तेरी हेल्प जरूर करूंगा, तो इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इटली ने बोल दिया कि हाँ कंसिडर किया जाएगा टुगेदर कि हम लोग सपोर्ट करेंगे ग्रीन कॉरिडोर। तो इटली को बोला, और इसी के चलते पार्टनरशिप कर दी हम लोगों ने इटली के साथ में 2020 से लेकर 2024, तो जब तक मोदी जी रहने वाले हैं तब तक इटली को जो है पैटर्न में लेकर आके जाएंगे, ठीक है। तुमने हमारे 2 मछुआरे तो मारे थे, उसका बदला लेंगे हम लोग तुमसे कूट के, ओके। तो इंडिया और जो इटली है उनके द्वारा ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाल कर लेकर आई इटली इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एनर्जी ट्रांजिशन के फील्ड में, तो उसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो अभी इसको आगे और अच्छे से एक्सटेंड किया जाएगा, और हम लोग एनर्जी के फील्ड में काफी कुछ काम करने वाले हैं, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग इसको अचीव कर सकें। हालांकि पुरानी बातें, पुराना याराना है 2017 का, अब याराना को आगे बढ़ा रहे हैं, ओके। इसी के साथ में इंफॉर्मेशन
एक्सपीरियंस भी एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। कर दिया ना काम जो मैंने बोला था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पैसा दोनों आएगा। अब देखो ऐसे होगी बल्ले बल्ले। तो ऐसे ऐसे कईयों को हम लोग को फंसाना है, बस ऐसे 5-6 फंस जाए। इटली फंस जाए, इटली फंस गया, यूएसए फंस जाए, इसी के साथ में फ्रांस भी फंसा ही रहता है, मतलब यूके तो फंस ही जाएगा, ठीक है, वो तो हमारा पुराना यार है। मतलब 2-4 और फंसा लो ऐसे ऐसे देश, बस फिर बंटाधार। ओके, आगे चलते हैं। ये जो एक काफी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, ये वही है ड्रग सप्लाई वाली बात। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये रिलीज किया जाता है बेसिकली, ये है यहाँ पर हार्म। तो यहाँ पर हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, कंसोर्टियम मतलब एक तरह का ग्रुप होता है, एक संघ आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके द्वारा डेटा रिलीज किया गया है। तो इसने बोला गया कि ये फिलहाल चाहते हैं कि यहाँ पर अभी आज की डेट में ये ड्रग का एडिक्शन जो है ये कम हो। इसमें टॉप 5 कंट्री कौन सी है और बॉटम 5 है, तो ये सब जानना चाहते हैं कि नीचे से कितने टॉप किया और ऊपर से कितने किया है। तो ऊपर से नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्चुगल, यूके और ऑस्ट्रेलिया, और नीचे से ब्राजील, युगांडा, इंडोनेशिया, केनिया और मेक्सिको। अगर बात करें तो 100 में से बेसिकली स्कोर आ रहा है, यानी कि ऐसे है कि परसेंटाइल पता है आप लोग कैसे निकाला जाता है, परसेंटाइल निकालते हैं। एक तो होता है परसेंटेज कि हाँ 100 में से कितने नंबर आए, तो 100 में से भाई साहब 74 नंबर आए, तो 74% हो गए, ठीक है। पर लेकिन परसेंटाइल कैसे निकालते हैं कि 100 में से 74 नंबर आ गए, अब ये 74 जो है इनको 100 मान लो, ठीक है। अब इसके बेस पर नीचे का परसेंटेज निकालो तो परसेंटाइल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हाईएस्ट जो है वो हाईएस्ट को बेसिकली 100% मान लेते हैं। तो यहाँ पर 74 आए हैं हाईएस्ट, यानी कि किसी ने भी 100 अचीव नहीं किया है। तो इसका मतलब सब दूध के धुले नहीं है, कुछ ना कुछ हरकतें सबके यहाँ पर है। तो हमारी कंट्री में तो ऑलरेडी जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985 का, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बोला है कि चेंज करेंगे कि जो बच्चा है गलती से बहक गया है और वो ऐसी हरकतें करने लगा है, तो उसको ठिकाने लेकर लाएंगे कूट पीट कर, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजेंगे। तो यहाँ पर जो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम है वो बेसिकली इसके ऊपर काम करती है कि जहां पर भी ऐसी चीजें हैं तो वॉर ऑन ड्रग्स पर चला रही है ताकि इन चीजों को अचीव किया जा सके। और अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए काम करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर बेसिकली जो गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो तीसरा इनके द्वारा अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो इसी के चलते 30 कंट्री में से हमारी कंट्री की रैंक है 18वीं, यानी कि हम तो बीच में है, ना तो ज्यादा खराब है ना ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो हम तो भाई साहब बुद्धा जी का पाठ फॉलो करते हैं। टोटल मिलाकर 100 में से 46 हमारा स्कोर रहा यहाँ पर, और नॉर्वे ये ऊपर और नीचे वाली मैंने आप लोगों को बताई दी पांचों ये कंट्री, ठीक है। अपनी कंट्री का याद रखेगा, ये है 18th रैंक और 46th हमारी बेसिकली स्कोर है। अगर आगे बात करें तो ये मैंने आप लोगों को बताया टोटल 74 और 48 हमारा देखने को मिला रैंक में। अगर बात करें तो अगर बात करें स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो नॉर्वे भी एक अच्छा दूध का धुला नहीं है, ये मैंने अभी बताया। तो सब में वेरिएशन देखने को मिलेगा, कोई अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहा है और कोई ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी टॉप 5 में और लोअर 5 में भी आप लोगों को, ठीक है। कई जगह कॉलोनियल लेगेसी भी यहाँ पर रहती है बेसिकली, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बात करें तो अलग अलग लेवल पर कई बार डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, पंजाब के अंदर अगर आप लोग जानते हैं, पता है कि कई सारे जो बेसिकली लड़के हैं इस चीज का शिकार बन गए थे काफी लार्ज स्केल पर, हो सकता है थोड़ा रिड्यूस हो गया हो। तो यहां पर उड़ता पंजाब मूवी और कई सारी चीजें निकल कर आई। ऐसे मैंने आर्टिकल पढ़े थे, आप लोगों को पढ़ाए भी थे कि लड़कियां भी कई बार ड्रग्स का एडिक्शन पा लेती हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या देखने को मिला कि लड़का अगर ड्रग्स का एडिक्शन हो गया तो चलो भैया उसको रिहेबिलिट लेकर चाहो यार, बेसिकली लड़का सुधर जाएगा। पर लेकिन लड़की हो गई तो फिर उसको बोलेंगे शादी कौन करेगा वैसे, यानी कि ऐसी ऐसी बातें होने लगती हैं। तो लड़कियां बेचारी अगर कोई ऐसा शिकार बन भी जाती है तो वो डॉक्टर तक भी नहीं पहुंच पाती है। तो उनके लिए तो ये भी दिक्कत हो जाती है कि हाँ पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे, उन्हें सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वाली और दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसलिए जेंडर का एक ओरिएंटेशन अलग से आता है, तो सारी चीजों को ये खत्म करने की बात करते हैं, ठीक है। तो वाइड डिस्पैरिटी है स्टेट की पॉलिसी के अंदर, अलग अलग राज्य अलग अलग पॉलिसी लेकर चलते हैं। सिविल सोसाइटी अगर ढंग से आकर काम कर दे तो चीज सुधरती नजर आए, पर लेकिन कोई ढंग से आकर काम ही नहीं करता है तो बहुत सारी चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। अगर माँ बाप जो देखिए चीजों को सब सुधारने की कोशिश करते हैं, अगर माँ बाप थोड़े से अड़ जाए ना कि जब तक बेटी जो है वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर नहीं होगी तब तक शादी नहीं करेंगे, ठीक है। समाज कुछ भी बोलता रहे, तो समाज तो ऐसा ही है जैसे जहां फोगाट फैमिली की इतनी लड़की हो रही है कि ये तो लड़की को पहलवान बना रहा है, ठीक है। जिस दिन लड़की पहलवान बन गई और गोल्ड लाना स्टार्ट कर दिया उसी दिन फिर सब सीधे हो गए कि हाँ यार लड़कियों को भी पढ़ाएंगे। अब दुनिया भर की पहलवान लड़की आती है हरियाणा से निकलकर, तो पैटर्न चेंज करना है, फिर भाग भाग कर सारी चीजें चेंज हो जाती है। इंडिया की जो रैंक है मैंने बताया अभी आप लोग कितनी है, टोटल स्कोर भी बता दिया। जो स्कोर है यहाँ पर एक्सट्रीम अगर बात करें यहां पर अगर एक तरीके से एक्सट्रीम जो सेंटेंसिंग जो एंड रेस्पॉन्स जो रहता है तो उसमें 63 है। हेल्थ के बारे में बात करें तो 49 है, ठीक है। प्रपोर्शन इन क्रिमिनल जस्टिस रेस्पॉन्स के बारे में 38 है, ठीक है। अवेलेबिलिटी एक्सेस इंटरनेशनल जो यहां पर कंट्रोल सब्सटेंस है उस रिलीफ और पेन उसमें 33 है। रटना नहीं है बेसिकली, ओवरऑल कम से कम याद रख लेना, ठीक है। तो ये तो बेसिकली ज्यादा अंदर घुस गए, इतना रिसर्च भी नहीं करनी है इनके ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा टॉप 5 लोकल 5 क्या क्या चीजें हमारी कंट्री में कौन सा एक्ट है, और ये न्यूज में इसलिए हो गया क्योंकि शाहरुख खान का बेटा जो पकड़ा
गया, ठीक है। तो बेसिक मुद्दे हैं, सोचे समझे साजिश है, जिनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक थे ये। आइए अब आगे चलते हैं, यहां पर एक और इंडेक्स के बारे में बात करूंगा। ये है बेसिकली बात की जा रही है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। 5 पैरामीटर है, लीगल मेजर कैसे हैं देश के अंदर में, टेक्निकल मेजर कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर कैसे हैं, कैपेसिटी कैसी है और कोऑपरेशन कैसे करते हैं। तो यूएसए सबसे शानदार टॉप पर चल रहा है, ठीक है, फॉलोड बाय यूके एंड सऊदी अरेबिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में यूके जो है वो उसके साथ में सऊदी अरेबिया जाकर बैठ गया, इनकी इतनी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी है उनके मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है। इसी के साथ में थर्ड पोजीशन पर कौन है, तो ये इस्टोनिया, तो थर्ड पोजीशन पर है। इंडिया की जो रैंक है हमारी भी ठीक है, रैंक टोटल 30 हमारी 10th है यहाँ पर बेसिकली बाय मूविंग अप टू 37 प्लेस, ठीक है। इंडिया जो है सिक्योर कर रहा है 4th पोजीशन पैसिफिक रीजन के अंदर में। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में होगी। तो एक इंडेक्स मैंने आप लोगों का और तैयार करा दिया, ठीक है, अब कंफ्यूजन आना नहीं है। आइए तो एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा डोज दिया था, आई होप कि आप लोगों को फायदा होगा इससे। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसके अंदर थोड़ा सा और बेसिकली है एक तो कहते हैं कि कई सारे तो ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मोटिवेशनल कोट डेली क्यों डालते हो, ठीक है। कई सारे ऐसे आते हैं, कई सारे ऐसे कहते हैं कि सर 2-2 डिस्कस कर दिया करो। तो बड़ा ही असमंजस में रहते हैं यार, 2 हो तो जाती है, एक मॉर्निंग में एक शाम को, तो उठते ही एक मोटिवेशन का डोज, एक सोते टाइम। और हाँ, टारगेट जरूर अपना बताया करो कितना अचीव किया है। और बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं रेगुलर, आप लोग की राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी लिखते लिखते। देखिए कोई यार माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, तो इसलिए इनसे सरमाया मत करो। कोई कुछ बोल देता है, अपना हिचकिचाहट निकाल लो, लिखकर जो भी लिखना होता है, टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है। टेंशन तो एक तरह दूसरों को देनी होती है, मतलब ये नहीं कि दूसरे की जिंदगी में उल्टी सीधी हरकतें करो, मतलब कि अपनी जिंदगी आसान रखो, ठीक है। ये जान लिया हम लोगों ने अभी इंडेक्स के बारे में डिटेल में समझा, इसके बारे में क्या क्या हमारी पोजीशन है वो समझ ली हम लोगों ने, ठीक है। और पाकिस्तान के आगे हरकतें कर रहा है वो जान लिया हम लोगों ने इसके बारे में, और क्या क्या मुद्दे हैं, पाकिस्तान की बेइज्जती कर सकते थे पर नहीं कि हम लोग समझदार बंदे हैं, ठीक है। आगे बात करें तो जो पद्म अवार्ड है उनके बारे में जाने, पद्म भूषण पद्म विभूषण कैसे कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी में दिए जाते हैं, और भारत रत्न के बारे में कुछ बातें की, ठीक है। किस किस को मिला है 2020-21 के भी हो गए, और बाकी मैंने पूरी लिस्ट डाली है इसके अंदर में, तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, ठीक है। और अपने राज्य में कौन कौन से उनके बारे में जरूर थोड़ा देख लेना, ओके। नेक्स्ट मैंने बहुत ही अच्छा आर्टिकल डिस्कस किया, नेट जीरो एमिशन 5 सिद्धांत कौन से हैं और हमारा टारगेट कैसे है और कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा प्लान है यहाँ पर ये। इसी के साथ में इटली हम लोग कैसे हमारे साथ में मिलकर काम कर सकता है वो हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट ग्लोबल साइबर जो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में जाना। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने, कंसोर्टियम जो है किसके द्वारा रिलीज की गई है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी, ठीक है। हमारी कंट्री की रैंक कितनी है इसके अंदर में, और टॉप पे कौन कंट्री था ये बताना है। इसी के साथ में ये श्रीनगर से कहां तक की फ्लाइट थी ये बताना था आप लोगों को, कौन सी कंट्री ने मना कर दिया पार्टिसिपेट करने से, ICAO क्या है यहाँ पर ये बताना है, और शिकागो कन्वेंशन किस साल का ये बताइए, ठीक है। हिचकी आ रही है, कौन याद कर रहा है, पढ़ा तो रहा हूं यार, अब क्या याद करोगे इतना। अगर आगे बात करें यहाँ पर तो बेसिकली ये बताना है 50% एमिशन कब तक रिड्यूस करना है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और कितने हमारा टारगेट 2070 तक का यहाँ पर कितने गीगावाट अचीव करने पे हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें, ओके। आइए थोड़ा सा आप नजर डाल लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं लास्ट डे का, ये जरूर देखा करो, इससे लंबे समय तक चीजें याद रख पाओगे। कौन सा एक्सटेंशन है जो ह्यूमन की बेस वजह से यहाँ पर बहुत सारी जो प्रजातियां खत्म हो रही है, ये आप लोगों को बताना है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसी के साथ में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दार्जिलिंग हिमालयन कब यहाँ पर ये बनी और किस राज्य के अंदर में आती है। नीलगिरी जो है ये कब बनी, 2005 में बनी, किस राज्य के अंदर में आती है। कालका शिमला रेलवे स्टेशन किसके अंदर आता है ये आप लोग को बताना है। सिखिज्म के बारे में बात की थी, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये आप लोग को बताना है। 7th जो इंडियन जो नेवी जो फ्रिगेट है जो जहाज है यहाँ पर, इसके बारे में बात की थी, तो ये आप लोगों को बताना था बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, जिसको बेसिकली तुसिल बोला था, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों को बताना था। इसी के साथ में यहाँ पर इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको कौन हेड करता है, तो ये थे क्वेश्चन। तो पहले का आंसर है यहाँ पर एंथ्रोपोसेनिक एक्सटेंशन, दूसरे का यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तीसरे का 1999 दार्जिलिंग, यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल के अंदर रहता है। नीलगिरी माउंटेन तमिलनाडु के अंदर 2005 में, और कालका जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर 2008 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। गुरु नानक जी के द्वारा यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था सिखिज्म को, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये बेसिकली प्रोटेक्टर या शील्ड का नाम इसको दिया गया तुसिल, ठीक है। तो तुसिल ये है यहाँ पर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इसको चेयर करते हैं। तो आज का कैसा रहा डिस्कशन जरूर बताना, फीडबैक देकर जरूर जाना। 1 सेकंड लगती है, वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं कैसी लगी वीडियो। डिसलाइक करिए अगर पसंद नहीं आए, बिल्कुल डिसलाइक कीजिए, ठीक है। पसंद आई है तो आप लोग लाइक कर बता सकते हैं, और इसके साथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर जरूर दिया करो, और पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया करो। इन पर भी अवेलेबल है तो मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो, वरना एंजॉय कीजिए लाइफ को, और बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।